हाँ, देखिए कल हमने आप लोग को सीपीसी का पहला पार्ट बताया था और ये बताया था कि जो सीपीसी के सूट होते हैं वो कैसे शुरुआत होते हैं, कितने प्रकार के सिविल सूट होते हैं। हम लोग उसी के आगे आज बढ़ते हैं। देखिए जो सिविल सूट का जो ट्रायल चलता है, चाहे वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न की कोर्ट में चले, चाहे सीनियर डिवीज़न की कोर्ट में चले, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में चले, ओरिजिनल सूट का ट्रायल होता है। तो उसमें जो भी ट्रायल कोर्ट अपना जजमेंट देती है, वो आर्डर 20 के अकॉर्डिंग आदेश 20 के अनुपालन को ध्यान में रखकर कोर्ट अपना जजमेंट देती है। आर्डर 20 में यह कहा गया है कि जिस दिन कोर्ट लास्ट हियरिंग करे, अंतिम सुनवाई करे और अंतिम सुनवाई के बाद ऑर्डर को रिजर्व कर ले, उस दिन से नॉर्मल कंडीशन में 30 डेज के अंदर कोर्ट को अपना डिसीजन दे देना, जजमेंट देना पड़ता। इसी कारण से अगर कोर्ट अपना जजमेंट 30 दिन के भीतर नहीं देता है, वो 30 दिन और बढ़ा सकता है, टोटल 60 डेज। लेकिन अगर 30 दिन से ज़्यादा टाइम लेता है अपना जजमेंट देने में, तो कोर्ट को ये कहा गया है कि उसका रीज़न लिखिएगा। यानी 30 दिन के बाद अपना जो डिसीजन देगा, वो वो जो भी डिसीजन देना है वो तो डिसीजन देगा ही अपना। जिसको डिक्री होल्डर बनाना है, जिसको जजमेंट डेटर बनाना है, वो तो करेगा ही। लेकिन इसके साथ ये कहा गया है कि कोर्ट जो होगी वो अपना डिटेल देगी, पूरा डिटेल लिख कर देगी कि हम जो डिले किए हैं 30 दिन के बाद वो क्यों किए, उसको अपना रीज़न देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जिस दिन कोर्ट को अपना डिसीजन देना होगा, उस दिन दोनों पार्टीज़ को सूचित कर देंगे, दोनों पार्टीज़ के एडवोकेट को सूचित कर देंगे कि आज की डेट पर डिसीजन हम देंगे, आप लोग अपना उपस्थित होकर निर्णय को सुन लो। कोर्ट को कहा गया है कि जो आप डिसीजन देंगे उसके जो ऑपरेटिव पोर्शन है, लागू होने वाले उपबंध है, उसको आप पढ़ के सुना दोगे। बाकी जजमेंट पार्टीज़ को मिल जाएँगे, पार्टीज़ अपने जजमेंट को उसी के अकॉर्डिंग जो है कंप्लायंस करेंगे। इसके बाद ये कहा गया कि 30 दिन का जो समय दिया जाता है जजमेंट डेटर को, तो जजमेंट डेटर इस 30 डेज़ के बीच में चाहे तो अपील या रिवीज़न करे, और जो डिक्री होल्डर है जजमेंट के बाद से वो अपना कैविएट फाइल करे। जो कैविएट फाइल होती है वो डिग्री होल्डर की ओर से होती है, वो सेक्शन 148 ए में होती, 148 ए में होती। जो लोग जजमेंट डेटर हैं, निर्णित ऋणी हैं, उनके पास दो ऑप्शन होते हैं, दो गुड विकल्प होते मॉर्निंग हैं। सर। गुड मॉर्निंग। पहला विकल्प उन लोग के पास होता है कि वो लोग चाहे, जो जजमेंट डेटर हैं, वो चाहे तो अपने जो जजमेंट डेटर बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट अपील कर दें, या 30 डेज़ के अंदर वो क्या करें कि जो डिक्री का अमाउंट है कैश और काइंड्स, वो डिक्री होल्डर को दे दे। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो ये मान लिया जाएगा कोर्ट के आर्डर को कंप्लायंस कर दिया गया, न्यायालय के निर्णय को लागू कर दिया गया। समस्या तब आती है कि जजमेंट डेटर ने 30 दिन के अंदर कोर्ट के आर्डर को कंप्लायंस नहीं किया, या उसने अपील या रिवीजन किया, अपील और रिवीजन एडमिट नहीं हुई। तो ऐसे कंडीशन में जो डिक्री होल्डर है उसको तो कुछ मिला नहीं। तब डिक्री होल्डर को कहा गया है कि सीपीसी के सेक्शन 36 से लेकर 74, धारा 36 से लेकर 74, ऑर्डर 21 में क्या करे, वो अपने डिक्री को एग्जीक्यूट कराए। डिक्री का एग्जीक्यूशन एक तरह से जो होता है वो होता है कंटेम्प्ट, कि हम को तो कुछ मिला ही नहीं, तो हम क्या करते हैं, न्यायालय को बताते हैं कि आपके निर्णय की अवमानना हुई, आपने जो हमको डिक्री होल्डर बनाया था वो डिक्री होल्डर का हमें कुछ भी फ़ायदा मिला नहीं। तो इसके लिए कहा गया कि जो डिक्री होल्डर है वो क्या करेंगे, डिक्री को एग्जीक्यूट कराएंगे, लागू कराएंगे। देखो नमस्कार ये सर। कहा गया है कि कौन लोग डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं।
तो 5 प्रकार के लोगों को डिक्री का एग्ज़ीक्यूशन कराने की पावर दी गई। 5 प्रकार के लोग। पहला डिक्री होल्डर, दूसरा अगर डिक्री होल्डर जॉइंट है, 2 है, 3 है, 4 है, तो कोई भी डिक्री होल्डर वो क्या कर सकता है, डिक्री को एग्ज़ीक्यूट करा सकता है। तीसरा ये कहा गया है कि जो डिक्री होल्डर हैं, उनके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो डिक्री को एग्ज़ीक्यूट करा सकते हैं, वो लागू करा सकते हैं। चौथा ये ये कहा गया है कि अगर डिक्री होल्डर ने डिक्री को ट्रांसफ़र कर दिया है, यानी किसी को बेच दिया है, किसी को अंतरित कर दिया है, तो जो ऑर्डर 21 रूल 6 में, ऑर्डर 21 रूल्स 16 में, सॉरी 16 में जिसको डिक्री ट्रांसफ़र हुई है, वो डिक्री को एक्जीक्यूट करा सकता है। और फोर्थ नंबर में कहा गया है कि अगर डिक्री होल्डर के अधीन कोई दावा करने के लिए अधिकृत है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो डिक्री होल्डर के ऊपर सूट ला सकता है, वो भी डिक्री को एक्जीक्यूट करा सकता है। तो 5 प्रकार के लोगों को डिक्री का एग्जीक्यूशन की पावर दी गई है। अब क्वेश्चन उठता है, डिक्री किसके विरुद्ध हम लोग एक्जीक्यूट कराएंगे? 2 लोगों के विरुद्ध। पहला जजमेंट डेटर के विरुद्ध, अगर जजमेंट डेटर जीवित है। निर्णीत ऋणी के विरुद्ध, यदि निर्णीत ऋणी जीवित है। दूसरा, अगर निर्णीत ऋणी की डेथ हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो ये कहा गया कि जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, बेटा, बेटी, पत्नी, भाई, बहन, उनके ऊपर हम लोग डिक्री को एक्जीक्यूट कराएंगे। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग एप्लीकेशन कहाँ देंगे? तो डिक्री के एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन 3 प्रकार के जगह दिया जा सकता है। पहला, सेम कोर्ट। जिस कोर्ट ने आपको डिक्री होल्डर बनाया है, उसी कोर्ट में आप क्या कर सकते हो? एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दे। दूसरा, अगर किसी कोर्ट को एथराइज़ किया गया है, तो आप उस कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दोगे। तीसरा ये कहा गया है, यदि किसी प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है, किसी प्राधिकारी को अधिकृत किया गया है, ऑर्डर 21 रूल 10, ऑर्डर 21 रूल 10 में अगर किसी अथॉरिटी को एथराइज़ किया गया है, तो उसके पास आप जाके अपनी एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन देंगे। अब आता है लिमिटेशन पीरियड। जो डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाती है कितने दिनों के भीतर? तो डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाती है अगर वो मैंडेटरी इंजेक्शन की डिग्री है। मैंडेटरी इंजेक्शन आज्ञापक व्यादेश का अगर है, तो ये कहा गया है कि 3 साल के अंदर आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। मैंडेटरी इंजेक्शन के अलावा जितने भी अन्य मामले होते हैं, जिनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है, वो उनके लिए कहा गया 12 वर्ष। 12 वर्ष में आप डिक्री को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। देखो, जब डिक्री का एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन दी जाती है, तो जो अपोजिट पार्टी होती है, जजमेंट डेटर होती है, उसको सम्मन भेजा जाता है। उससे ये कहा जाता है कि आप कोर्ट में आइए और ये बताइए कि आप डिक्री का एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर वो व्यक्ति आ जाता है, कोर्ट पे अपीयर हो जाता है और जो जजमेंट डेट है, निर्णीत ऋण है, वो कोर्ट में जमा कर देता है ब्याज के साथ, तो ये माना जाएगा कि डिक्री एग्जीक्यूट। दूसरा कंडीशन ये है, अगर वो क्या नाम है, कोर्ट में आता है, लेकिन वो ये कोर्ट से कहता है कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं दिवालिया हो गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं बिल्कुल क्या नाम है, जिसको कहते हैं कंगाल हो गया। तो ये कहा गया कि ऐसी कंडीशन में उसको बना दिया जाएगा उतने अमाउंट का, जितने का डिक्री होल्डर है, उतने अमाउंट का उसको बना दिया जाएगा दिवालिया। जितने दिन बढ़ता जाएगा, वो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का जो 18% ब्याज की दर है, वो लगता जाए। तीसरा, वो आया ही नहीं, वो कोर्ट में आया ही नहीं, भाग रहा है, तब उसको निरुद्ध किया जाएगा, पकड़ा जाएगा और उसको पकड़ के लाके सिविल कारागार में निरुद्ध कर दिया जाए। अगर 5,000 रुपए तक की डिक्री है, तो सिविल कारागार पे वो व्यक्ति जो है, वो 6 सप्ताह के लिए, 6 वीक के लिए निरुद्ध कर दिया। अगर डिक्री का अमाउंट 5,000 रुपए से ज़्यादा है,
तो उसको क्या किया जाएगा, 3 माह के लिए निरुद्ध कर दिया जाएगा। ठीक? और जब वो छोड़ा जाएगा, तो छोड़े जाने के बाद ये ध्यान रखिएगा, डिक्री जो होता है, डिक्री का जो अमाउंट होता है वो रेवेन्यू माना जाता है, राजस्व माना जाता है। राजस्व कभी माफ़ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, जब तक कि सक्षम सरकार ना माफ़ कर दे। तो उतने रुपए का फिर उसको दिवालिया बना के तभी छोड़ा जाएगा। ये तो देखो डिक्री के बारे में है। हम लोग के सीपीसी में एक प्रोविज़न 1908 में बनाया गया था कि जो प्रॉपर कोर्ट में सूट चलता है, उसके अलावा भी अगर पार्टीज़ चाहें तो स्पेशल प्रोसीडिंग में भी अपना बात चला सकते हैं, विशेष कार्यवाही कर सकते हैं, जिसको प्रेज़ेंट टाइम में हम लोग बोलते हैं एडीआर। जो एडीआर होता है वो सेक्शन 89 में दिया गया है। ये कहा गया कि अगर आप पीड़ित हैं, आपके सिविल राइट ब्रीच हुए, विधिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है, तो आप चाहें तो जो परंपरागत न्यायालय है, उसके अलावा भी सूट ला सकते हैं अन्य जगह। पहला 1996 में बनाया गया माध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम। आप चाहो तो आर्बिट्रेटर के सामने भी अपना मामला ला सकते हैं। अगर आप चाहो तो सुलहकर्ता जो कॉन्सिलेशन होता है उनके सामने भी मामला ला सकते हैं। अगर आप चाहो तो अपने मामले को लोक अदालत में ला सकते हो। आप चाहो तो अपने मामले को मीडिएशन सेंटर भिजवा सकते हो। इसी तरह के अन्य भी उपबंध बन गए हैं कि अगर आप चाहो तो ह्यूमन राइट्स कमीशन में जा सकते हो, महिला आयोग में जा सकते हो, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग में जा सकते हो, लोकायुक्त के यहाँ जा सकते हैं, लोक अदालत में जा सकते हैं, कंज्यूमर फोरम की कोर्ट में जा सकते हैं। तो ये कहा गया कि परंपरागत न्यायालय पर भीड़ न लगे, ज़्यादा उसके ऊपर बोझ न पड़े। आप चाहो तो क्या करो कि एडीआर का सहारा लेके अपने मामले को निपटवा लो। अब आज प्रेजेंट टाइम में एडीआर के द्वारा ध्यान रखिएगा, बहुत से केस निपटते जा रहे हैं। इसमें समय की बर्बादी कम होती है, इसमें न्याय सस्ता होता है, कम समय में आपको न्याय उपलब्ध हो जाता है। इस सिस्टम को हम लोग कहते हैं एडीआर, जो इस समय बहुत ही तगड़े रूप में दिया जा रहा है। जैसा आप लोग जानते हैं कि जो लोक अदालत का कॉन्सेप्ट है, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टार्ट किया गया था, अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी स्टार्ट कर दिया गया। जो लोक अदालत होता है, ये इसे छुट्टी के दिन लगाया जाता है और सभी जजेस उसी तरह वर्क करते हैं जैसे कि प्रॉपर कोर्ट में करते हैं। इसमें समझौते के मामले, जुर्माने के मामले, ये सब जाते हैं और पहले से दोनों पक्षकारों को अप्लीकेशन देना होता है। जब वो लोग एप्लीकेशन अपनी दे देते हैं, सेम डे पे कोर्ट क्या करती है, ढेर सारे केसेस का डिस्पोजल करती है। देखो अगला अगला प्रोविज़न आप लोग को बताया गया था, टेम्परेरी इंजेक्शन, अस्थायी व्यादेश। देखो जो टेम्परेरी इंजेक्शन है, इसके बारे में 2 प्रावधान मिलते हैं। एक तो ऑर्डर 39 सीपीसी, जो सीपीसी का ऑर्डर 39 है वहाँ मिलता है। सीपीसी के किसी सेक्शन में टेम्परेरी इंजेक्शन का ज़िक्र। दूसरा प्रावधान हम लोग को मिलता है एसआरए, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963, विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 37। तो टेम्परेरी इंजेक्शन पे 2 प्रोविज़न हैं। जब कभी किसी व्यक्ति के विधिक अधिकार का उल्लंघन, लीगल राइट ब्रीच करता है कोई पार्टीज, बड़ी तेजी से ब्रीच कर रहा है, तो उसे ये परमिशन दी गई है कि आप कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करो कि अपोजिट पार्टी को डब्ल्यूएस लाने के पहले उस काम करने से रोक दिया जाए। क्योंकि वो डब्ल्यूएस लाएगा, टाइम टेकन है, तब तक वो हमारे लीगल राइट को ब्रीच कर दे। तो ये ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेरी इंजेक्शन होता है वो सूट लाने के पहले भी लाया जा सकता है, सूट लाने के दौरान भी लाया जा सकता है। टेम्परेरी इंजेक्शन की डिमांड प्लेंटिफ भी कर सकता है, प्लेंटिफ के साथ साथ डिफेंडेंट भी कर सकता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेरी इंजेक्शन। फिर आप लोग को बताया गया था अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, प्रापक की नियुक्ति। जो अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर होता है, उसके बारे में जो प्रोविज़न है वो 2 जगह हम लोगों को मिलता है। पहला है सेक्शन 94 सीपीसी, दूसरा है ऑर्डर 40 सीपीसी। 2 जगह हम लोग को प्रोविज़न मिलता है।
देखो, जब कभी प्लेंटिफ के साथ साथ डिफेंडेंट से भी लोगों को डर रहता है, ये रहता है कि प्लेंटिफ भी डिस्प्यूटेड चीज़ को डैमेज कर सकता है और डिफेंडेंट भी कर सकता है। अगर कोई विवाद की विषय वस्तु है, उस विवाद की विषय वस्तु वादी भी नष्ट कर सकता है, प्रतिवादी भी नष्ट कर सकता है। तब कोर्ट क्या करती है, उस विवादित विषय वस्तु को, स्टेटस को, यानी यथा स्थिति बरकरार रखने के लिए करती है, आप आप यथा स्थिति बरकरार रखिए रिसीवर को। और ये कहा गया कि जो रिसीवर होगा वो कोई पब्लिक ऑफिसर, सीपीसी के सेक्शन 2 क्लास 17 धारा 2 के खंड 17 में ये कहा गया है कि जो रिसीवर होगा वो लोक अधिकारी होगा। लोक अधिकारी ऐसा व्यक्ति होता है जिसको अधिकार और कर्तव्य के साथ साथ दायित्व और शक्तियाँ भी मिली रहे। जो रिसीवर होता है कि अपने ड्यूटी के प्रति लापरवाह पाया जाता है, अगर वो अपनी ड्यूटी के प्रति उपेक्षावान पाया जाता है, ऐसे रिसीवर के अगेंस्ट स्टेट गवर्नमेंट क्या करती, एक्शन ली। उनका सस्पेंशन, उनका टर्मिनेशन, जो भी करना होगा वो कोर्ट करेगी। ये सब देखो जो प्रोविज़न है वो सीपीसी में हम लोग पढ़ते हैं। ऐसे-ऐसे प्रोविज़न हम लोग को अवेलेबल कराए गए हैं सी। ये कहा गया कि जितने भी प्रकार के प्रोविज़न हम लोगों ने अब तक पढ़े, अगर उनके द्वारा जो भी निर्णय दिए जाते हैं, अगर उनके निर्णय से कोई नाराज़ है, उनके निर्णय से कोई पीड़ित है, जिसको हम लोग कहते हैं विक्टिम, पीड़ित व्यक्ति, तो उसको उपचार के बारे में भी सीपीसी में प्रोविज़न। एक तरफ आपको ओरिजिनल सूट में रेमेडीज़ दी जाएगी, मूल वाद आप जब लाएँगे तब आपको उपचार दिया जाएगा। और दूसरे तरफ कहा गया मूल वाद में अगर आपको जो उपचार दिया गया आप संतुष्ट नहीं हैं, आपको अलग से भी उपचार दिया। जो अलग से उपचार दिया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं रेमेडीज अगेंस्ट ओरिजिनल सूट। मूल वाद के विरुद्ध अपील में क्या क्या है, अपील, रिवीजन, रिव्यू। अपील, रिवीजन, रिव्यू, तीन उपचार तो पार्टीज को मिले हुए हैं और एक उपचार सबऑर्डिनेट कोर्ट को मिले हैं हायर कोर्ट के से प्राप्त करने की, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस, जिसको हम लोग कहते हैं रेफरेंस। देखिए, अगर कोई ओरिजिनल कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है, निर्णय दिया है, ओरिजिनल कोर्ट में बार बार याद करो, सिविल जज जूनियर डिवीजन, सिविल जज सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट जज, और हमको उनके निर्णय में, उनके आदेश में विधि की भूल झलक रही है, मिस्टेक ऑफ लॉ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, या तथ्य की भूल झलक रही है, या उन्होंने जो निर्णय दिया है वो अधिकार क्षेत्र तक, बियॉन्ड द जुरिस्डिक्शन, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं। देखो, जो अपीलेट कोर्ट है, अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन और सिविल जज सीनियर डिवीजन ने निर्णय दिया है, इन दोनों की अपील होती है डिस्ट्रिक्ट जज की। अगर ओरिजिनल कोर्ट डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई निर्णय दिया है, तो उसकी जो अपीलेट कोर्ट होगी वो होगी ऑनरेबल हाई। और हाई कोर्ट ने कोई अपील सुना है, अपील सुनने के बाद अगर उसको उसके अगेंस्ट हमको अपील करना है तो सुप्रीम कोर्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अपीलेट कोर्ट। ठीक है। इसके बाद ये कहा गया सेक्शन 100, सेक्शन 100 में सेकंड अपील का प्रोविज़न दिया गया। ये अपील, द्वितीय अपील जो होती है वो केवल और केवल हाई कोर्ट में होती है, न सबऑर्डिनेट कोर्ट में होती है और न ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में। सेकंड अपील का प्रोविज़न ये है कि अगर सूट में, ओरिजिनल सूट में कोई विधि का सारभूत प्रश्न निहित था, विधि का कोई सब्सटेंटिव क्वेश्चन था, ठीक है, सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व था, लेकिन उसको ओरिजिनल कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, अपील को अपील की गई तो अपीलेट कोर्ट ने भी ध्यान नहीं दिया, और दोनों ने मामले को निपटा दिया और विधि पराजित हो रही, लॉ जो है वो पराजित हो रहा है, तो हम इसकी सूचना देते हैं हाई कोर्ट, क्योंकि हाई कोर्ट सुपरविजन रखने वाली कोर्ट है। सपोज करिए रेस्ट सब जुडिस, विचाराधीन न्याय का मामला था,
एक सूट ऑलरेडी चल रहा था, दूसरा सूट भी डाल दिया गया, दोनों सूट को सुना, तो विधि पराजित हुई, दोनों सूट को सुना जा रहा है। यस जी सर, सर। यस सर। एक कोर्ट ने निर्णय दे दिया, फिर वही सूट कोर्ट में लाया गया, दूसरा सूट भी कोर्ट सुन रहा है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा लागू नहीं किया कोर्ट ने, तो विधि पराजित हो रही। सिविल सूट चल रहा है, पक्षकार बार बार अपने बयान को बदल रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल पराजित हो रहा है, नहीं ध्यान दिया उन्होंने। तो ये सब क्या है, विधि के सारभूत प्रश्न हैं। तो हाई कोर्ट को हम इंटीमेट करते हैं, हाई कोर्ट अगर आपकी बातों से संतुष्ट हो गया तो जितने भी प्रीवियस जजमेंट होते हैं सबको नल एंड वाइट कर खत्म, क्योंकि आप लोगों ने शुरू से गलती की। तो ये बहुत बड़ी पावर ऑनरेबल हाई कोर्ट को दी गई है सेकंड अपील। देखो, दूसरा उपचार होता है रिवीजन। जो रिवीजन होता है, ये ध्यान रखिएगा कि ये सेक्शन नंबर 115 में कोई ऑर्डर नहीं है इस पे। रिवीजन के लिए जो रिविजनिस्ट कोर्ट होती है, पुनरीक्षणी न्यायालय होती है दो, एक होती है डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट, एक होती है हाई कोर्ट। अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने, सिविल जज सीनियर डिवीजन ने कोई जजमेंट दिया है, कोई निर्णय दिया है, कोई आदेश दिया है, कोई निष्कर्ष दिया है, और किसी व्यक्ति को ये लगता है कि इसमें 3 गलतियां हैं: इम्प्योरिटीज अशुद्धता, इनरेगुलरिटीज अनियमितता, इनलीगलिटी अविधि वैधता। अगर 3 में से कोई भी ग्राउंड है तो वो पक्षकार रिवीजन फाइल करे। जैसे अपील में क्या होता है कि जो पक्षकार अपील फाइल करता है उसको बोलते हैं अपीलार्थी, अपीलांट। विपक्षी पक्षकार को बोलते हैं रेस्पोंडेंट, प्रति उत्तरदाता। जिस कोर्ट में अपील फाइल की जाती है उसको बोलते हैं अपीलेट कोर्ट। अब रिवीजन में आ जाओ, जो पक्षकार रिवीजन फाइल करेगा उसको बोलेंगे रिविजनिस्ट, पुनरीक्षणकर्ता। जिसके अगेंस्ट रिवीजन फाइल करेगा उसको बोलेंगे रेस्पोंडेंट, प्रति उत्तरदाता। जिस कोर्ट में रिवीजन फाइल करेंगे उसको हम लोग बोलेंगे पुनरीक्षणीय न्यायालय, रिविजनिस्ट कोर्ट। ये आपको सब मालूम होना चाहिए। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट जज ने कोई ऑर्डर दिया है, कोई जजमेंट दिया है, कोई निष्कर्ष निकाला है, और तब आपको अपील कर रिवीजन करना है, तो केवल एक कोर्ट आपके पास। सिविल जज के ऑर्डर के अगेंस्ट 2 कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट जज, हाई कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट जज के ऑर्डर के अगेंस्ट रिवीजन करने के लिए केवल एक कोर्ट, और उस कोर्ट का नाम है हाई। यहाँ पर 2 चीज़ों को विशेष ध्यान रखना। नंबर 1, अगर आपके पास 2 विकल्प है सिविल जज जूनियर डिवीजन सीनियर डिवीजन के अगेंस्ट रिवीजन करने, कि आप चाहे डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाइए चाहे हाई कोर्ट, तो आपने जिस विकल्प को चुन लेंगे, अगर आपने डिस्ट्रिक्ट जज के विकल्प को चुन लिया तो ये ध्यान रखिएगा फिर आप हाई कोर्ट में रिवीजन नहीं ला सकते, यह आपके ऊपर बार है। नंबर 2, अगर आपने हाई कोर्ट को चुन लिया, हाई कोर्ट के निर्णय से आप नाराज हैं, नहीं संतुष्ट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में आप रिवीजन नहीं कर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रिविजनिस्ट कोर्ट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल 4 काम करता है। पहला है कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, अभिलेखी न्यायालय। दूसरा है ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, मूल अधिकारिता का न्यायालय। तीसरा है अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, अपीली अधिकारिता। और चौथे नंबर पर करता है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, जिसको कहते हैं परामर्शदायी क्षेत्र। ठीक है, ये 4 काम करता है, तो इस चारों में से किसी में भी रिवीजन नहीं आता। तीसरा देखो, उपचार के रूप में पार्टीज को कहा गया है कि अगर आप किसी भी कोर्ट के जजमेंट से संतुष्ट नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। रिव्यू, पुनर्विलोकन, सेक्शन 114 ऑर्डर 47। रिव्यू जो होती है सेम कोर्ट में होती है। अगर सिविल जज जूनियर डिवीजन ने जजमेंट दिया तो आप सिविल जज जूनियर डिवीजन की कोर्ट में करोगे, हाई कोर्ट ने दिया तो हाई कोर्ट में करोगे, डिस्ट्रिक्ट जज ने दिया तो डिस्ट्रिक्ट जज क्या करोगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने दिया तब आप संविधान के अनुच्छेद 137
तब आप कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 137 में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करो। सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू करने के लिए एक आर्टिकल बताई गई। ठीक। अब आता है, जो रिव्यू होती है वो कोई ऐसा मैटर है जो नेकेड आई से दिख रहा है, कोर्ट ने मिस्टेक किया है। अब वो नेकेड आई से जो दिखता है वो मिस्टेक क्या है? क्लर्कियल मिस्टेक, लिपिकीय त्रुटि, मैथमेटिकल मिस्टेक, गणितीय त्रुटि। तो ये जो दोनों चीज़ें हम लोग को दिख रहा है, इन दोनों चीज़ों को हम क्या कर सकते हैं? वो दूर करा सकते सेम कोर्ट से। ठीक है। इसी में एक शब्द आता है जुडिशियल रिव्यू। देखो, जो जुडिशियल रिव्यू होती है वो होती है आर्टिकल 13 के 2 में, कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल 13 के 2 में। जब कभी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कोई लॉ डेवलप किया जाता है, कोई कानून बनाया जाता है, कोई एक्ट बनाया जाता है, और जो एक्ट बनाया गया है, जो कानून बनाया गया है, वो कानून ऐसा है जो मूल अधिकारों के उपबंधों को तो जो क्या कर रहा है, लीगल राइट को, फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। तो हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये पावर दिया गया है, आप चूंकि संविधान के रक्षक हैं, आप संविधान के गार्जियन हैं, आपके रहते हुए फंडामेंटल राइट न टूटने पाए, तो आप ऐसा करो कि जुडिशियल रिव्यू करके उस नए बने कानून को समाप्त। इसको हम लोग बोलते हैं जुडिशियल। सब अलग अलग प्रोविज़न है, सब आप लोग को क्लास में बताया गया है, केवल आप लोग का हम मेमोरी को रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अब सीपीसी का नंबर कम से कम 5 से 6 महीने आने वाला नहीं। आप जानते हैं कि परसों से आप लोग की नई क्लास स्टार्ट होगी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और ढेर सारे अभी सिविल लॉ हैं नए लोगों को पढ़ाने के लिए। अब आपकी ड्यूटी है कि सीपीसी को आप खूब अच्छी तरह से तैयार करो। तीसरा प्रोविज़न, चौथा प्रोविज़न है जिसमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं होती है। सबऑर्डिनेट कोर्ट खुद हायर कोर्ट से मांगती है ओपिनियन, उसको हम लोग बोलते हैं रेफरेंस, निर्देश। जब कभी सबऑर्डिनेट कोर्ट में कोई मामला चल रहा है, और मामला चल रहा है वो पेंडिंग है, विचाराधीन है, और जो विचाराधीन है, जो कोर्ट ट्रायल कर रही है, वो जज साहब को ये होता है, इस मामले में कोई पॉइंट पर उनको डाउट क्रिएट हो जाता है, किसी विधि के बिंदु पर उनको संदेह उत्पन्न हो जाता है, और जिस बिंदु पर उनको संदेह उत्पन्न होता है उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ नहीं है। केस लॉ होता तो उसके अकॉर्डिंग वो निपटा देते, वो भी नहीं है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जिस एक्ट का मामला वो सुन रहे हैं, जिस एक्ट में जो उनको डाउट क्रिएट हुआ है, उस एक्ट में अपील का प्रोविज़न। 4 बातें हैं, सूट पेंडिंग हो, किसी पॉइंट लीगल पॉइंट पे डाउट हो, तीसरा ये है कि उस डाउट डाउट वाले पॉइंट पर ऑनरेबल हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का कोई केस लॉ ना हो, और चौथा पॉइंट है कि अ, जिस एक्ट का मामला सुन रहे हैं, उस पे अपील का प्रोविज़न। तब सबऑर्डिनेट कोर्ट के जज को धारा 113, ऑर्डर 46, सेक्शन 113 और आदेश 46, ऑर्डर 46 में ये पावर दिया गया है कि आप हायर कोर्ट से रेफरेंस डायरेक्शन ले। यहाँ पे हायर कोर्ट का मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इसलिए नहीं है कि हाई कोर्ट ही सुपरविज़न की कोर्ट होती है। तो जो हाई कोर्ट सुपरविज़न की कोर्ट होती है, उसी से सबऑर्डिनेट कोर्ट को डर लगता है कि अगर हमसे कोई लीपापोती हो जाएगी तो सुपरविज़न वाली कोर्ट हमको कुछ पनिशमेंट, तो आप उसी से डायरेक्शन। हाई कोर्ट को कहा गया कि जब कभी आपसे सबऑर्डिनेट कोर्ट डायरेक्शन मांगे तो आप उसको आंसर ज़रूर दोगे, क्योंकि अगर आप नहीं दोगे तो वो अपने केस को निपटाएगा कैसे। तो ये ध्यान रखिएगा, रेफरेंस देने के लिए हाई कोर्ट को मैंडेटरी पावर दिया गया है, बाध्यकारी, कि आपको उस मामले को निपटाने के लिए देना ही देना है, आप इनकार नहीं कर सकते। इस चीज़ को हम लोग बोलते हैं रेफ। तो देखो, अपील, रिवीजन और रिव्यू,
3 पार्टीज़ डिमांड करता है। रेफ़रेंस से पार्टीज़ का कोई लेना-देना नहीं। ये सबऑर्डिनेट कोर्ट हाई कोर्ट से डिमांड करता है। फिर देखो आप लोग को एक प्रोविज़न पढ़ाया गया था, इंडिजेंट पर्सन। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, उसके पास पैसे नहीं हैं, उसके क्या गरीब के लीगल राइट नहीं ब्रीच होते? ये भी ब्रीच। अगर किसी गरीब व्यक्ति के लीगल राइट ब्रीच होते हैं और उसको भी सीपीसी के सेक्शन नंबर 9 में सिविल सूट लाना है, पैसे नहीं है तो कैसे लाए? तो उसके लिए ऑर्डर 33, जो ऑर्डर 33 है जब 1908 में बनाया गया था, तो 1908 से लेके 1976 तक ऑर्डर 33 का जो टाइटल था, शीर्षक था, उसको हम लोग बोलते थे पापड़ सूट। पापड़ सूट, ठीक? अकिंचन। लेकिन 1976 में हम लोगों ने पापड़ सूट को रिप्लेस किया, हटा दिया और पापड़ सूट की जगह पे अब हम लोगों ने जो शब्द दिया है, वो दिया है इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन। अब ये कहा गया हु इज़ इंडिजेंट? किसको इंडिजेंट माना जाए? 2 लोगों को। पहला ऑर्डर 33 में कहा गया है, पहला ऐसा व्यक्ति जिसके पास जो कोर्ट फीस कोर्ट ने लगाया है, उतने पैसे उसके पास नहीं। कोर्ट ने कहा 600 रुपया कोर्ट फीस, उसके पास 600 रुपए नहीं है, तो उसको मान लिया जाएगा इंडी। जिन मामलों में कोर्ट फीस का ज़िक्र नहीं है, उसके पास 1000 रुपए से ज़्यादा की चल अचल संपत्ति, तो उसको माना जाएगा इंडीजेंट। देखो इंडीजेंट की डिमांड हम लोग सूट लाने के पहले भी कर सकते हैं, हम लोग सूट लाने के दौरान भी कर सकते हैं। इंडिजेंट की डिमांड प्लेंटिफ भी कर सकता है, इंडिजेंट की डिमांड डिफेंडेंट भी कर, क्योंकि अगर डिफेंडेंट डिमांड करेगा और कोर्ट अगर उसको नहीं अलाउ करेगा, तो डिफेंडेंट के प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को ब्रीच, हियरिंग द बोथ पार्ट। एक व्यक्ति निर्धन के रूप में आप उसको सुन रहे हो, दूसरा भी कह रहा है हम भी निर्धन है, तो उसको क्यों नहीं सुन रहे? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आप दूसरे को भी अनुमति प्रदान करो। देखो जब इंडिजेंट पर्सन का निर्णय आता है, तो ये कहा गया है कि आप चाहे जीतो चाहे हारो, हमसे कोई मतलब नहीं। न्यायालय का ये कहना है कि आप डिक्री होल्डर बनते हो, आप जजमेंट डेटर बनते हो, आपका मैटर डिसमिस एंड डिफॉल्ट कर दिया जाता है, मुझसे कोई मतलब। आप जिस दिन मैं निर्णय सुना दूं, तो जितना आप लोग के ऊपर खर्चा किया गया है पैसा दो, पैसा दो। अगर प्लेंटिफ ने डिमांड किया है तो प्लेंटिफ से मांगा जाएगा, डिफेंडेंट ने डिमांड किया डिफेंडेंट से मांगा जाएगा, दोनों ने डिमांड किया दोनों से। अगर दे दोगे तो आपके ऊपर जो इंडिजेंट का लेबल है वो खत्म। नहीं दोगे तो आपको उतने रुपए का दिवाला। आपको लगता है कि मेरे साथ ट्रायल कोर्ट ने न्याय नहीं किया, मुझे प्रॉपर आंसर नहीं मिला, तो आपको कहा गया कि आप ऑर्डर नंबर 44 में फिर अपील करो, अपील करो और अपील करो इंडिजेंट पर्सन के रूप में फिर बेनिफिट मांगो। आप ये बोलोगे कि जो मैंने ओरिजिनल सूट में इंडिजेंट पर्सन का रिलीफ मांगा था, मैं निर्णय से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं अपील करने जा रहा हूँ, एक बार फिर मुझे इंडिजेंट का लाभ दीजिए और अपीलेट कोर्ट में मुझे कोर्ट फीस वगैरह से फ्री। तो ये ध्यान रखिएगा इंडिजेंट पर्सन की जो अपील होती है, फिर अगर आप इंडिजेंट का लाभ लेना चाहते हो तो आप लाभ लोगे किसमें? ऑर्डर 44। ऑर्डर 44। फिर वही बात, आप मुकदमा जीतो या हारो मुझसे कोई मतलब नहीं। आप जिस दिन अपील का निर्णय होगा, आप मेरा पैसा लाके मुझे दे देना। और कौन-कौन से पैसे? ओरिजिनल सूट वाला इंडिजेंट का और अपीलेट कोर्ट वाला ये। नहीं दोगे तो आपको उतने रुपए का इंसॉल्वेंट बना दिया और जितने दिन के बाद दोगे, इंसॉल्वेंट का अमाउंट के साथ-साथ इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। कैपिटल अमाउंट के साथ-साथ इंटरेस्ट जुड़ता जाएगा। इंटरेस्ट वही होता है जो आरबीआई के द्वारा फिक्स किया।
रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया जो फ़िक्स करता है वो इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। तब आपको फिर अगर सारा पैसा आप जमा कर दोगे, तब आपको इंडिजेंट के पे बिल से फ्री, ठीक? फिर देखो आप लोग को आगे ये पढ़ाया गया था कि अगर कोई पर्दा नशीन महिला है, तो पर्दा नशीन महिला को किसी भी कोर्ट में फिजिकली अपीयरेंस होने से छूट है। उसको सशरीर कोर्ट में उपस्थित होने से छूट। देखो पर्दा नशीन महिला जो होती है, ऐसी महिला को हम लोग बोलते हैं जो किसी रूढ़ के द्वारा, किसी प्रथा के द्वारा वो लोगों के सामने नहीं आती। वो लोगों के सामने नहीं आती। ये कहा गया है, फिर उसको किसी सिविल सूट के संबंध में कोर्ट में आने के लिए विवश नहीं। ये हम लोगों ने धारा 132 में पढ़ा था। 132 के 1 में। 132 का 2 कहता है, अगर कोई पर्दानशीन महिला है, उसके अगेंस्ट सूट डिसाइड होता है, वो जजमेंट डेटर बनाई जाती है, अब वो जजमेंट डेटर का अमाउंट नहीं जमा करती है, तो उसको सिविल कारागार के लिए हम लोग गिरफ्तार कर सकते हैं। यहाँ पर गिरफ्तारी से छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके अलावा कोई और चारा कोर्ट के पास नहीं होता है। ये 132 में हमने 2 क्लास में आपको पढ़ाया था। फिर इसके बाद धारा 133 में पढ़ाया था, कुछ ऐसे लोग हैं जिनको हम लोग पद के दौरान किसी भी सिविल कोर्ट में अपीयर होने के लिए मजबूर। पहला प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दूसरा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तीसरा लोकसभा का जो स्पीकर होता है, जो सेंट्रल के मिनिस्टर्स होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, स्टेट के गवर्नर होते हैं, स्टेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, इन राज्यों के जो मिनिस्टर्स होते हैं, हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। इसके साथ साथ 1908 से लेके 1950 तक जो भूतपूर्व नरेश थे, जो राजे रजवाड़े थे, उनको भी छूट दी गई। लेकिन जब हमारा संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद भारत को बोला गया राज्यों का संघ। और कैसे राज्य? संप्रभु राज्य। संप्रभु राज्य का मतलब होता है जिसमें अपना राज्यपाल, जिसमें अपना मुख्यमंत्री और जो संविधान के उपबंधों के। तो राजे रजवाड़े खत्म। तो ये कहा गया कि अब किसी राजे रजवाड़े को, महाराजा को किसी भी सिविल कोर्ट में अपीयरेंस होने से छूट, बल्कि उनको कोर्ट में बुलाने पर आना पड़ेगा। इसके बाद हमने आपको बताया था धारा 135 का ए। धारा 135 का ए है जिसको 1976 के टीपीसी के अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है, और 1 फरवरी 1977, 1 फरवरी 1997 से 77 से इसे लागू कर। ये कहा गया कि जो हमारे एमपी एमएलएज होते हैं, जब हाउस चलती है, तो हाउस चलने के दौरान उनको 40 दिन पहले और 40 दिन बाद, जब हाउस चलेगी, हाउस सेशन में रहेगी, तो 40 दिन पहले और 40 दिन बाद तक उनको हम लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते। इसलिए गिरफ्तार नहीं कर सकते क्योंकि जो हाउस चलती है उसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हाउस के द्वारा बहुत सी पॉलिसीज़ बनाई जाती है, तो उनको हम अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन 40 दिन के बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं। लास्ट में आप लोग को ये बताया गया था इनहेरेंट पावर ऑफ द सिविल कोड। देखिए जो इनहेरेंट होता है, अंतर्निहित शक्ति होती है, ये एक ऐसी शक्ति होती है, ये तब अराइज होती है, तब ये उत्पन्न होती है जब लॉ के प्रोविज़न सब के सब, जब लॉ के प्रोविज़न सब के सब खत्म हो जाते हैं, तब उत्पन्न होती है अंतर्निहित। जो अंतर्निहित शक्ति है सिविल मैटर पे 151 में दिया गया है। क्रिमिनल मैटर पे जो इनहेरेंट पावर है BEN के सेक्शन 528 में दिया गया है। जो इनहेरेंट पावर है फैमिली कोर्ट के मैटर पर हिंदू लॉ मोहम्मडन लॉ में, जो हिंदू लॉ के सेकेंडरी सोर्स है उसमें दिया गया है। जो मुस्लिम लॉ है, में मुस्लिम लॉ के सेकेंडरी सोर्स में दिया।
जहाँ तक इंटरनेशनल कोर्ट का प्रश्न है, इंटरनेशनल कोर्ट में जो इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज है, जो सोर्सेज इंटरनेशनल लॉ के आर्टिकल 38 के 2 में है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के स्टेट आर्टिकल 38(2) उसमें दिए गए, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या है, एक्स इको एट बोनो, एक्स इको एट बोनो। ये सब जितनी इनहेरेंट पावर है, सिविल कोर्ट को अलग, क्रिमिनल कोर्ट को अलग, फैमिली कोर्ट को अलग, इंटरनेशनल कोर्ट को अलग। अब अगर एक तरह से देखें, सुप्रीम कोर्ट को भी इनहेरेंट दिया गया है 136 एसएलपी के, ठीक। अगर सुप्रीम कोर्ट एसएलपी पे इनहेरेंट को यूज़ करके आपको परमिशन दे देती है तो आप अपील ला सकते। तो देखो, ये सब इनहेरेंट इसलिए दिया गया है कि अगर कभी भी किसी भी कोर्ट को ये लगे कि जो मेरे सामने पार्टीज आया है उसके साथ इक्विटी करना ज़रूरी है, उसके साथ जस्टिस करना ज़रूरी है, उसके साथ गुड कॉन्साइन करना ज़रूरी है। इनहेरेंट के 3 इक्विटी, जस्टिस, गुड कॉन्साइन, साम्य, न्याय, सद्विवेक। तो वो अगर